गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा रही थी, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी की तस्वीर को देखकर कहते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहने हुए फोटो खिंचा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान वैसी बनी हुई है, ऐसा लगता है मानो वो किसी पर हंस रहा हो। अगर फोटो खिंचाना भी था तो ठीक अच्छे जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो अगर ना खींचे तो क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, उनकी पत्नी की इच्छा रही होगी कि फोटो खिंचाना है और तुम भी कह दिए होंगे कि अच्छा चल भाई कहकर वो भी बैठ गए होंगे। मगर लेखक को ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये, कितने बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े लेखक के पास एक फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक प्रेमचंद जी की तस्वीर को देखकर उनके प्रेमचंद जी की कष्टपूर्ण जीवन के बारे में वो सोचते हैं। वो कहते हैं तुम इतने बड़े लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार होते हुए भी तुम्हारे पास एक सही जूता नहीं है कि तुम उसको पहनकर फोटो खिंचा सको। उनके कष्टमय जीवन को सोचकर जो है लेखक बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रो पड़ूं, मगर उनके यानी प्रेमचंद जी की आंखों का जो तीखा दर्द है, तीखा दर्द भरा जो व्यंग्य है, वो लेखक को रोने से रोक पड़ता है। प्रेमचंद जी की फोटो की कृत्रिम मुस्कान के पीछे एक तीखा दर्द भी छिपा हुआ है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लेखक का ये कहना है कि प्रेमचंद जी शायद फोटो के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अगर समझते तो वो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, क्योंकि हम सभी यही करते हैं कि हमारे पास अगर कोई अच्छे कपड़े ना हो या अच्छे जूते ना हो तो फोटो खिंचाने के लिए हम लोग किसी और से ले लेते हैं, मांग लेते हैं, ताकि हमारी फोटो अच्छी आए। और फोटो जीवन भर हमारे साथ रहता है, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, हम अपना फोटो, पुरानी फोटो जो है हमेशा देखते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि फोटो में हम अच्छे दिखें, इसलिए हम दूसरे से भी मांग कर हो, हम जूते या कपड़े पहनकर फोटो खिंचाते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। लोग कोट मांग कर पहनकर
वर जैसे दिखाई देते हैं। और मांगे की मोटर से बारात भी निकालते हैं। हम देखते हैं लोगों को कितना दिखावा रहता है। अगर उनके पास कोई महंगी कार ना हो तो वो दूसरे से मांगते हैं महंगी कार और उसमें बारात निकालते हैं। यहाँ तक कि फोटो खिंचाने के लिए दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं। और तुमसे एक जूता नहीं मांगते बना। तुम फोटो का महत्व जानते ही नहीं हो। लोग तो इत्र चुपट कर फोटो खिंचाते हैं। फोटो से खुशबू आए इसलिए लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी की फोटो से भी खुशबू आने लगती है। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि लोग दिखावे के लिए दूसरे से मांग कर जो है फोटो खिंचाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। उनका जीवन सादा था। उनके पास जो कपड़े थे, जो जूते थे, वही पहनकर वो फोटो खिंचाते हैं। उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन या ये ढोंग नहीं था। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और उस जमाने में जूते 5 रुपए से क्या कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से महंगा रहा है, कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। इससे यह तात्पर्य है कि सदा से ही जूते की कीमत ज़्यादा रही है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति सदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे सामान्य लोगों के मान सम्मान को पैरों से कुचल देते हैं। जो ठोकर मारना चाहते हैं, टोपी वाले उसके सामने झुक जाते हैं। अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न कर शक्ति को ही सब कुछ समझते हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि ताकत के आगे सभी सिर झुकाते हैं। समाज में शक्तिशाली को हमेशा इज्जत दी जाती है। और लेखक ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद इतने बड़े कथाकार, उपन्यास सम्राट थे, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे वो, मगर उनके पास एक ढंग का जूता भी नहीं था जिसे वे पहनकर फोटो खिंचवा सके। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जूता ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती मेरे जूते से, पर अंगूठे का नीचे का तला, उसका जो सोल है जूते का, वो फट गया है। अंगूठा जमीन से खिसता है और मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर मेरी अंगुली कभी भी बाहर दिखाई नहीं देगी। प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा हुआ है, उनका अंगूठा भी दिख रहा है, लेकिन नीचे से वो सुरक्षित है। लेखक कहते हैं कि उनका जूता नीचे से पूरा फटा हुआ है,
लेकिन ऊपर से पूरी तरह ढका हुआ है, सुंदर दिख रहा है। यानी लेखक, हम लोग क्या है, दिखावे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। ऊपर से भले ही उनका जूता फटा हो, लेकिन उनकी उंगली हमेशा सुरक्षित है, उनका पाँव हमेशा सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा लेखक कहते हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है, मेरा पाँव सुरक्षित नहीं है मेरे जूते में। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में अपने अवगुणों पर पर्दा डालना तो आवश्यक हो गया है। लोग अपनी कमियों और अवगुणों को छिपाते हैं, इसलिए सामान्य लोग पर्दे पर जान छिड़कते हैं, अपने छोटे छोटे गुणों को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं जानते, मानो वे छिपाओ जैसी प्रवृत्ति ही नहीं जानते। जैसे अंदर से थे, वैसे ही बाहर से भी दिखाई देते थे वो। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।